जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक कारक का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है, कारक से संबंधित हमारी दूसरी क्लास रहेगी। कारक से संबंधित पहली क्लास में हमने कारक की परिभाषा, कारक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का और साथ में कर्ता कारक और कर्म कारक का विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। आज हम वहां से आगे अध्ययन करेंगे, यानी कि आज की इस क्लास में हम जो अन्य शेष कारक रह गए हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी क्लास को अंत तक अवश्य देखें। साथ में क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम नंबर 3 पर कारक का अध्ययन करेंगे, करण कारक। ओके जी, करण कारक के बारे में देखते हैं कि यह क्या होता है। तो लिखिए सभी साथी, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है तो उसे ही करण कारक कहते हैं। ओके जी, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है तो उसे करण कारक कहते हैं। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है तो उसे ही करण कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है तो उसे करण कारक कहते हैं। आगे देखिए, लिखिए, इसके साथ आने वाला से या के द्वारा चिन्ह करण कारक चिन्ह कहलाता है। ओके जी, आगे देखिए, इसमें से या के द्वारा चिन्ह साधन या माध्यम के रूप में लगते हैं।
ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, नंबर 1 पर उदाहरण है, राम ने राम ने कलम से पत्र लिखा। ओके जी, राम ने कलम से पत्र लिखा। अब लिखने का कार्य किस साधन या माध्यम से हुआ है, वही क्या है, करण कारक है। यानी कि इस वाक्य में जो पत्र लिखा गया वह कलम से लिखा गया, तो इस वाक्य में कलम जो है करण कारक है। ओके जी, और इस वाक्य में से विभक्ति जो है करण कारक चिन्ह है। ओके जी, आगे देखिए, नंबर 2 पर हमारे पास उदाहरण है, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी से वृक्ष काटा। ओके जी, इस वाक्य में कुल्हाड़ी जो है करण कारक है और से विभक्ति जो है करण कारक चिन्ह है। ओके जी, नंबर 3 उदाहरण देखिए, सांप सांप को लकड़ी सांप को लकड़ी से मारो। इस वाक्य में हम देखें तो लकड़ी जो है साधन या माध्यम के रूप में प्रयोग हुई है, इसलिए लकड़ी जो है इस वाक्य में करण कारक है और से विभक्ति जो है करण कारक विभक्ति है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए, नंबर 4 पर कारक है संप्रदान संप्रदान कारक। इसे समझते हैं, ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखिए, वाक्य वाक्य में कर्ता वाक्य में कर्ता जिस के लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, तो वह संप्रदान कारक होता है। ओके जी, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया की जाती आगे देखिए है, तो उसे ही संप्रदान कारक कहते हैं। ओके जी, आगे लिखिए, इसके साथ आने वाला के लिए या को चिन्ह संप्रदान कारक चिन्ह
कहलाता है, कहलाता है। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, नंबर 1 पर उदाहरण है, मदन ने मदन ने अपनी मदन ने अपनी बहन के लिए के लिए खिलौने खिलौने खरीदे। ओके जी, अब हम इस वाक्य में देखें तो के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह है और खिलौने किसके लिए खरीदे गए हैं? बहन के लिए। तो इस वाक्य में बहन जो है संप्रदान कारक है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी? आगे देखिए, नंबर 2 पर हमारे पास उदाहरण है, विशाल विशाल ने बांटने बांटने के लिए मिठाई मिठाई खरीदी। ओके जी, इस वाक्य में अगर हम देखें तो के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह है और मिठाई किस लिए खरीदी? बांटने के लिए। इसलिए इस वाक्य में बांटने जो है संप्रदान कारक है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी? आगे लिखिए, सभी साथी नोट करके लिखेंगे, जिस जिस वाक्य में दान या पुरस्कार या उपहार या उपकार या किसी को कुछ देने आदि आदि भाव का बोध हो तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। ओके जी, जैसे देखिए, जैसे मंत्री जी ने गरीबों को कंबल दान किए। ओके जी, हमारे पास यह एक वाक्य है। अगर हम इस वाक्य में देखें तो दान का भाव होने के कारण गरीबों जो है कर्म कारक ना होकर यहाँ पर संप्रदान कारक है। ओके जी, और को जो है यहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह है। ओके जी, यानी कि अंत में हम कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में दान या पुरस्कार या उपहार या उपकार या किसी को कुछ देने का भाव का बोध हो तो वहां पर गौण कर्म जो है संप्रदान कारक माना जाता है। कर लोगे सभी साथी? आगे देखते हैं, नंबर 5 पर कारक है अपादान कारक। इसको समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए, लिखिए सभी साथी, वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु का अलग या
पास या तुलना होने का, तुलना होने का बोध, बोध हो तो, हो तो वहाँ, वहाँ अपादान, अपादान कारक होता है। ओके जी। अर्थात, अर्थात संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, रूप से अलग या, आगे देखिए, पास या दूर या डर या भय या तुलना, तुलना होने का, होने का बोध, बोध हो तो, हो तो वहाँ, वहाँ अपादान, अपादान कारक होता है। ओके जी। आगे लिखिए, इसके, इसके साथ, इसके साथ आने वाला, आने वाला से चिन्ह, से चिन्ह अपादान, अपादान कारक चिन्ह कहलाता है। ओके जी। आगे देखिए, इसे हम उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पर उदाहरण है हमारे पास, छात्र, छात्र कक्षा से बाहर निकले। ओके जी। इस वाक्य में छात्र जो है कक्षा से बाहर चले गए हैं, यानी कि छात्र जो है कक्षा से अलग हो गए हैं, यानी कि इसमें अलग होने का बोध हमें प्रकट हो रहा है। इसलिए इस वाक्य में कक्षा जो है अपादान, अपादान कारक है। ओके जी। इस वाक्य में से विभक्ति जो है अपादान कारक चिन्ह है। कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए, नंबर 2 पर उदाहरण है, राम, राम श्याम से ज्यादा, ज्यादा सुंदर है। ओके जी। इस वाक्य में हमें तुलना का बोध हो रहा है, यानी कि राम श्याम से ज्यादा सुंदर है। इसलिए इस वाक्य में श्याम जो है अपादान कारक है और से जो है इस वाक्य में अपादान कारक विभक्ति है। कर लोगे सभी साथी। नंबर 3 पर हमारे पास उदाहरण है, हिरण, हिरण शेर से, शेर से डरता है। ओके जी। अब इस वाक्य में देखिए, हमें जो है इस वाक्य में डरने का बोध हो रहा है, यानी कि हिरण जो है शेर से डरता है। जब हिरण शेर से डरता है तो वह शेर से दूर चला जाएगा, यानी कि दूर भाग जाएगा। इसलिए इस वाक्य में शेर जो है अपादान कारक है और से जो है इस वाक्य में अपादान कारक चिन्ह है। कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए, नंबर 6 पर कारक है संबंध, संबंध कारक। इसका अध्ययन करेंगे। लिखिए सभी साथी, वाक्य में,
वाक्य में जिस जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ से संबंध संबंध प्रकट हो तो उसे उसे संबंध संबंध कारक कहते हैं। ओके जी, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ से संबंध प्रकट हो तो उसे संबंध कारक कहते हैं। ओके जी, आगे लिखिए। इसके इसके साथ आने वाला का या की या के या ना या नी या ने या रा या री या रे चिन्ह चिन्ह संबंध कारक चिन्ह कहलाता है। ओके जी, इसके साथ आने वाला का की के ना नी ने रा री रे चिन्ह संबंध कारक चिन्ह कहलाता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, हमारे पास नंबर 1 पर उदाहरण है। मदन मदन की बहन बहन पढ़ने में होशियार होशियार है। ओके जी, इस वाक्य में मदन जो है संबंध कारक है और की जो है इस वाक्य में संबंध कारक चिन्ह है। ओके जी, यानी कि मदन का संबंध जो है बहन के साथ दिखाया गया है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए, नंबर 2 पर उदाहरण है हमारे पास। रमन के पिता जी अच्छे अच्छे अध्यापक हैं। ओके जी, इस वाक्य में अगर हम देखें तो रमन का संबंध जो है पिताजी के साथ दिखाया गया है, इसलिए इस वाक्य में रमन जो है संबंध कारक है और के जो है इस वाक्य में संबंध कारक चिन्ह है। कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए, नंबर 7 पर कारक है अधिकरण कारक। इसको समझते हैं। लिखिए सभी साथी। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का आधार या आश्रय या ऊपर या समय या सीमा या स्थान व्यक्त
व्यक्त होता हो तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ओके जी। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का आधार या आश्रय या ऊपर या समय या सीमा या स्थान व्यक्त होता हो तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आगे देखते हैं। लिखिए, इसके इसके साथ आने वाला में या पर चिन्ह अधिकरण कारक चिन्ह कहलाता है। ओके जी। आगे लिखिए, विशेष कथन में लिखेंगे। लिखिए, में का प्रयोग कम से कम तीन और से घिरी हुई चीज यानी कि वस्तु या पदार्थ या स्थान के लिए होता है। ओके जी। कहने का भाव यह कि में विभक्ति का प्रयोग कम से कम तीन ओर से घिरी हुई चीज यानी कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ या स्थान के लिए होता है। आगे देखिए। लिखिए, पर का प्रयोग कम से कम तीन और से खुली हुई चीज यानी कि वस्तु या पदार्थ या स्थान के लिए होता है। ओके जी। कहने का भाव यह कि पर विभक्ति का प्रयोग कम से कम तीन ओर से खुली हुई चीज यानी कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ या कोई स्थान के लिए होता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, नंबर 1 पर बंदर डाल पर बैठा है। ओके जी। इस वाक्य में डाल जो है अधिकरण कारक है और इस वाक्य में पर विभक्ति जो है अधिकरण कारक विभक्ति है। नंबर 2 पर उदाहरण है हमारे पास, पिताजी घर में आराम कर रहे हैं। ओके जी। इस वाक्य में अगर हम देखें तो घर जो है अधिकरण कारक है और में जो है इस वाक्य में अधिकरण कारक विभक्ति है। ओके जी, कर लोगे सही साथी। आगे देखते हैं। नंबर 8 पर कारक है संबोधन कारक
इसका अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिए सभी साथी। लिखिए संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद से किसी को पुकारने या बुलाने या सावधान करने या संबोधित करने का बोध होता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ओके जी। संज्ञा या सर्वनाम के जिस पद से किसी को पुकारने या बुलाने या सावधान करने या संबोधित करने का बोध होता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। आगे देखिए, लिखिए इसके साथ आने वाला है या अरे या सुनो या अजी चिन्ह संबोधन कारक चिन्ह कहलाता है। ओके जी। आगे लिखिए, वाक्य में संबोधन कारक चिन्ह सबसे पहले लगता है तथा इसके बाद में संबोधन आगे देखिए, कारक का प्रयोग होता है। ओके जी। कहने का भाव यह कि वाक्य के अंदर संबोधन कारक चिन्ह जो है सबसे पहले लगा होगा और उसके बाद में संबोधन कारक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संबोधन कारक जो है संबोधन कारक चिन्ह के बाद हमें देखने को मिलेगा। आगे लिखिए, इसमें यानी कि संबोधन कारक में आश्चर्य या घृणा या डर या शौक या उत्साह इत्यादि भाव निहित होते हैं। ओके जी। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, नंबर 1 पर उदाहरण है, हे ईश्वर उस अनाथ पर दया करना। ओके जी। इस वाक्य में हे जो है संबोधन कारक चिन्ह है और ईश्वर जो है इस वाक्य में संबोधन कारक है। कर लोगे सभी साथी? आगे देखिए, नंबर
2 पर हमारे पास उदाहरण है, अरे अरे बच्चों, अरे बच्चों, आज तुम घर नहीं गए। अरे बच्चों, आज तुम घर नहीं गए। इस वाक्य में अगर हम देखें तो अरे जो है संबोधन कारक चिन्ह है और इस वाक्य में बच्चों जो है संबोधन कारक है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, ये थे हिंदी के प्रमुख 8 प्रकार के कारक। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की इस क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का और हिंदी व्याकरण का विस्तृत अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ में नए साथियों को चैनल के साथ अवश्य जुड़ें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।